हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है उसका एक अपडेटेड सिलेबस आ गया हुआ है। और इस सिलेबस के अनुसार अब विज्ञान पर आधारित 15 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और यह प्रश्न कक्षा 6 से 8 पर आधारित होंगे, यानी कक्षा 6 से 8 के जो पाठ्य पुस्तक हैं उन्हीं से पूछे जाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया है। इसमें आपको लगभग हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन जो कक्षा 6 से 8 पर आधारित हैं उनसे आपको टेस्ट के ज़रिए क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करें। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न है उससे संबंधित अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसे भी क्लियर किया जाए और वो भी आपको समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज विज्ञान पर आधारित हमारा पहला सेट है। अगर आप लोग को यह पसंद आएगा और आप लोग चाहेंगे तो इसी तरह से हम लोग मैथ से संबंधित जो 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्लास 8 तक, उससे भी संबंधित सेट लाएंगे। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम लोग मैथ से भी रिलेटेड इसी तरह का सेट लाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? और हमारे ऑप्शन है CNG, पैराफिन मोम, बिटुमिनस या केरोसिन। तो आप इन चारों ऑप्शन को देखिए तो आप देख रहे होंगे कि ये सब CNG या पैराफिन मोम, केरोसिन, ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। लेकिन बिटुमिनस एक कोयले का प्रकार होता है। आपको पता होगा पहले से भी कि कोयले जो हैं वो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सब प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हमारे देश में ये बिटुमिनस और लिग्नाइट पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, यानी कि बिटुमिनस। बिटुमिनस सबसे प्रचलित कोयला है जिसमें 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। लाखों वर्ष से उच्च दाब और ताप पर ये मृत वनस्पतियों के दबे रहने से निर्मित होते हैं। यह पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। पेट्रोलियम उत्पाद विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जैसे CNG मीथेन और इथेन से बनता है। पैराफिन मोम, केरोसिन इत्यादि जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उदाहरण हैं। तो इस तरह से यह क्लियर हो जाता है कि बिटुमिनस कोयले का प्रकार है, न कि पेट्रोलियम का। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? और हमारे ऑप्शन है विलुप्त प्राणियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग का या संकटापन्न प्रजातियों का। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, संकटापन्न प्रजातियों का, यानी कि जो इंडेंजर्ड हैं, जो प्रजाति अभी संकट में हैं, उनका रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में रखा जाता है। रेड डेटा बुक संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। संकटापन्न वे प्रजातियां हैं जिनकी पृथ्वी के आवास पर बहुत कम संख्या बची है तथा इनके विलुप्त होने का खतरा है। इन जातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण मानव के क्रियाकलाप हैं, जिनके कारण वन्य जीवों के आवास का ह्रास हो रहा है और जातियां नष्ट या विलुप्त हो रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं? और ऑप्शन है घर्षण बढ़ाने के लिए, पहला ऑप्शन है घर्षण घटाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है घर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरा जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, या चौथा जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। और इसका सही जवाब है घर्षण बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब है। घर्षण होता है कि दो सतहों के बीच में जो बल लगता है, जो एक दूसरे का विरोध करता है, उसे हम घर्षण कहते हैं। और घर्षण के कारण ही कोई मशीन का पार्ट घिस जाता है। लेकिन घर्षण के कई सारे फायदे भी हैं जिसके कारण हम चल पाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं। ये सब घर्षण के लाभ हैं। तो इस तरह से जूते के सोल को असमतल इसलिए बनाया जाता है ताकि घर्षण बढ़ जाए और जब हम चले तो फिसले नहीं, आसानी से चल पाएँ। चलिए अगला प्रश्न है,
सारिका ने आसूत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? पहला ऑप्शन है यह विद्युत का सुचालक है, दूसरा यह विद्युत रोधी है, तीसरा यह विद्युत का कमजोर चालक है, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यह विद्युत का कमजोर चालक है। किसी द्रव की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। आयनों की मात्रा के साथ साथ उस द्रव की विद्युत चालकता बढ़ती जाती है। आसुत जल में अधिक आयन नहीं होने के कारण यह विद्युत का कमजोर चालक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। दूसरा, सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। तीसरा, यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर वह उड़ जाएगा। चौथा, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो यह न्यूनतम सीमा नहीं होती है बल्कि अधिकतम सीमा होती है। और सभी परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज लगाने से घर सुरक्षित रहता है। अगर अधिक मात्रा में विद्युत परिपथ में सीमा से अधिक अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो वह फ्यूज स्वतः उड़ जाता है। तो इस तरह से अन्य सभी ऑप्शन सही हैं, जबकि चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरी। चक्रवात में हवा सर्पिल आकार में पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमती है। यानी कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो यह साउथ की ओर घूमेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो यह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना पुरी नगर की होती है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। और बंगाल की खाड़ी आपको पता है बंगाल के पास है, और पूरी उड़ीसा भी बंगाल के ही नज़दीक है, तो यहाँ पर चक्रवात आने की सबसे अधिक संभावना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि एक, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी नियत नहीं है। तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। या चौथा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ दो आपको स्तंभ दिख रहे हैं, दो कॉलम है, उसका सही मिलान करना है। कौन सा क्रम सही है वो आपको यहाँ देख के पहचान करना है। वृक्षवितान, अपघटक, ह्यूमस और शाही। आप इसमें से जिन चीज़ों को पहले जानते हैं उससे मिलान कर ले, और बाकी जो बच जाएगा उसको आप लास्ट में करें। जैसे आप ह्यूमस जानते हैं, शाही से परिचित होंगे, अपघटक से जानते होंगे, तो उस तरह से आप सही मिलान कर लें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। एक का जो जवाब होगा वो 4 होगा, यानी वृक्ष वितान का मतलब है बड़े वृक्ष की शाखाएं। उसी तरह से अपघटक का मतलब है सूक्ष्म जीव, यानी जो अपघटन करने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको वो अपघटित करते हैं, तो उसे अपघटक कहते हैं। उसी तरह से जो हमारा ह्यूमस है वो पहला हो जाएगा, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, और शाही है वो है एक जंगली जंतु। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यह निदानात्मक है इसलिए। विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक आकलन का अत्यंत महत्व है। इसकी सहायता से शिक्षार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान होता है, इसलिए विज्ञान में आकलन, रचनात्मक आकलन जरूरी है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? और ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, दूसरा शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, तीसरा शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, या चौथा शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? और हमारे ऑप्शन है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीक का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, तीसरा अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, या चौथा शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। देखिए, जितना ज़्यादा गतिविधि हम बच्चों से कराएंगे वो उतने ज़्यादा उन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए अवधारणाओं से संबंधित जो भी गतिविधि है वो शिक्षार्थियों से कराना सबसे उपयुक्त माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, दूसरा विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए, तीसरा विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, चौथा विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी एनसीएफ के अनुसार विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ है कि एक विज्ञान शिक्षा की ऐसी होनी चाहिए जो बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार करें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? एक, अधिक सीखने की उत्सुकता, दूसरा समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, तीसरा कठिन कार्य, या चौथा खुला मस्तिष्क। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, कठिन कार्य करना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं होता है, बल्कि उत्सुकता दिखाना, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता लाना और खुले मस्तिष्क से सोचना, यानी हर ढंग से समस्या पर विचार करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है। अगला प्रश्न है, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित शिक्षण, दूसरा उदाहरण देना, तीसरा प्रदर्शन, चौथा चर्चा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा बच्चे आसानी से अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, अतः घूर्णन को पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधा होगी। तो इस तरह से किसी अवधारणा को समझाने के लिए बच्चों को गतिविधि कराना एक अच्छी विधा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, दूसरा अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, तीसरा अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, चौथा विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना। किसी विषय
के अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य होता है कि आदमी एक अच्छा नागरिक बने और अपने कर्तव्यों को समझे। इसी तरह से विज्ञान अधिगम का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि अध्ययनकर्ता में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों का भी विकास हो। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, दूसरा अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, तीसरा विज्ञान के सभी पहलुओं पर का मूल्यांकन, चौथा अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। ऑप्शन ए समस्या का प्रयास करना, समाधान का प्रयास करना, दूसरा निष्कर्ष निकालना, तीसरा अवलोकन करना, या चौथा स्थिति की कल्पना करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अवलोकन करना। समस्या समाधान विधि में हम खुद से प्रयास करते हैं, अतः इसमें अवलोकन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को देखते नहीं हैं, बल्कि हम खुद समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें अवलोकन न होकर के हम उसके लिए स्थिति की कल्पना करते हैं, समस्या समाधान करने का प्रयास करते हैं और निष्कर्ष भी निकालते हैं, जबकि अवलोकन इस प्रक्रिया में नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। पहला अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, दूसरा अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, तीसरा उपयोग, या चौथा समानताओं का चित्रण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, समानताओं का चित्रण। जैसे ही अनुरूपता का बात हो रहा है तो इसका अर्थ है कि हम एक जैसी चीज़ों को एक साथ लाएं, तो यहाँ समानताओं का चित्रण करना ही अनुरूपता विधि का एक चरण होता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ये स्लो लग रहा हो तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके इसे फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो स्लो है तो आप इसे थोड़ा फास्ट कर लें और जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। ऑप्शन ए एनाकोंडा, दूसरा बोआ, तीसरा आलीदार अजगर, या वाइपर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एनाकोंडा। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प की जाति एनाकोंडा है। इसकी औसत लंबाई 17 फीट होती है, किंतु कुछ 30 फीट लंबे भी होते हैं। हरा एनाकोंडा संसार का सबसे बड़ा भारी सर्प है और यह विषहीन है तथा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे जो सर्प हैं वो एनाकोंडा होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है, यह एक आसान व्यायाम है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। और इसी के साथ ये सभी चीज़ें तो लाता ही है, जैसे यह खुशियाँ भी करे। अगर आप स्वस्थ होंगे तो खुश भी होंगे। और व्यायाम हर व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई विशेष आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना या मजबूत होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सरसाइज के लिए आपको फिट रहना या शारीरिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन योग जो है वो हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अनेक प्रकार के योग हैं। तो यह, लेकिन इसका सबसे जो मेन यहाँ इन चारों ऑप्शन में से सबसे अगर मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो इस तरह से ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था। रॉबर्ट कोच ने, दूसरा एडवर्ड जेनर ने, तीसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या चौथा रोनाल्ड रॉस ने। और चेचक के टीके का जो है वो आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। छोटी चेचक की वैक्सीन की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है,
वैक्सीन की खोज के बाद इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। एडवर्ड जेनर, जो कि ब्रिटिश चिकित्सक थे, इम्यूनोलॉजी के जनक माने जाते हैं। चेचक की वैक्सीन संसार की पहली वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को अगर लंबे समय तक उपयोग के लिए रखना चाहते हैं तो प्रिजर्वेंट के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अचार को बनाने के बाद उसमें नमक रख करके भी प्रिजर्व किया जाता है। तो इसी तरह से इन ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaC7+H5O2। आप इसे देख लें, Na यानी कि सोडियम, C कार्बन प्लस H5O2, ये होता है हमारा सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र। और इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इत्यादि सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। खाद्य परिरक्षक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं अर्थात सजीवों में होने वाली अभिक्रियाओं की गति को कम करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला ऑप्शन सोडियम बेंजोएट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यीस्ट का प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए है दही, दूसरा चीनी, 3 साधारण नमक या चौथा अल्कोहल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अल्कोहल। यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर शर्करा के घोल से अल्कोहल निर्माण के लिए किया जाता है। इसको शर्करा के घोल में मिलाने पर यह किण्वन यानी फर्मेंटेशन क्रिया से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है उसी तरह से राइबोसोम में क्या होता है। एक तरह से रीजनिंग जैसा सवाल है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि प्रोटीन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण का स्थल है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जहां कोशिकीय श्वसन होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करता है। तो आज का अंतिम प्रश्न है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है अर्थात वह 1 सेकेंड में 2 बार दोलन करता है तो 16 सेकेंड में कितनी बार करेगा, तो यह 32 बार करेगा। अर्थात 1 सेकेंड में 2 दोलन, तो 16 सेकेंड में, तो 16 सेकेंड का मतलब हो गया 16 गुने 2 यानी कि 32। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। थैंक यू।